हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं उसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि, या इसी को हम क्या कहते हैं, भावात्मक बुद्धि, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि बुद्धि जो टॉपिक है आपका, कल मैंने पिछले वीडियो में बुद्धि के परीक्षण या बुद्धि मापन कंप्लीट करवा दिया था बहुत अच्छे से पूरा। उसमें सारे टेस्ट आपको मैंने बता दिए, उसके पीडीएफ भी आपको भेज दिया। अब बुद्धि का ये लास्ट स्टेप हमारा चल रहा है, जो यूं कह दें कि इस जो संवेगात्मक बुद्धि है, बुद्धि से अलग टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों, और सीधा भी है। बस इसको मैं केवल 2 शब्दों में आपको समझाऊंगा, उसी से आप अच्छे से उसको समझ लेना, सुन लेना, बस आपको संवेगात्मक बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था। एक क्वेश्चन, तो यहां से आपके 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक में बढ़ते हैं, है ना। एक तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द देने वाला पहला कौन था, पहला व्यक्ति कौन था। एक संवेगात्मक बुद्धि का जनक किसको मानते हैं। तीसरा, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। और चौथा, संवेगात्मक बुद्धि के आधार क्या है या तत्व क्या है। बस ये 4-5 जगह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं संवेगात्मक बुद्धि सबसे पहले किसने ये शब्द दिया। ठीक है, तो दोस्तों अमेरिका के 2 मनोवैज्ञानिक थे, जॉन मेयर एवं पीटर साल्वे। नाम याद रखना दोस्तों, ये इसी साल ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आया है। कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने शब्द दिया, है ना। तो कौन थे वो दोनों, जॉन मेयर और पीटर साल्वे। दोनों कहाँ के थे, ये अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो इनका योगदान तो ये हो गया पीटर साल्वे और जॉन मेयर का कि इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया। इस संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम हमारे सामने लाने वाले कौन थे, पीटर साल्वे और जॉन मेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आता है आपका, एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, डैनियल गोलमैन। दोस्तों इस नाम को बिल्कुल आप ऐसे याद कर लें जैसे हमारे परिवार के किसी मेंबर का नाम हो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन है नाम से आते ही है ना। तो डैनियल गोलमैन को मत भूलना। अगर और कुछ भूल भी जाओ और संवेगात्मक बुद्धि पर कोई शब्द आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हो, तो उत्तर आप टिक करके आ जाना, क्या, डैनियल गोलमैन। ठीक है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट शब्द नाम है डैनियल गोलमैन। अब डैनियल गोलमैन को क्यों याद किया जा रहा है, तो डैनियल गोलमैन को ही हम संवेगात्मक बुद्धि का जनक कहते हैं, है ना। संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है दोस्तों, डैनियल गोलमैन, है ना। जो अच्छा, ये सन भी याद रखना, तो जॉन मेयर और पीटर साल्वे ने ये जो शब्द दिया था, ये दिया था 1990 ईस्वी में। कब दिया था दोस्तों ये शब्द, संवेगात्मक बुद्धि शब्द 1990 ईस्वी में। और डैनियल गोलमैन ने जो ये संवेगात्मक बुद्धि को आगे बढ़ाया, ये कब बढ़ाया था, 1995 ईस्वी में। दोनों सन याद रखना। संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहले कब आया, 1990 में। कौन लाया, पीटर साल्वे और जॉन मेयर। ठीक है, और डैनियल गोलमैन ने शब्द को कब काम लिया, 1995 ईस्वी में काम लिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह डैनियल गोलमैन ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, उस पुस्तक का भी नाम याद रखना, है ना। क्या है वो पुस्तक, इमोशनल
इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। आगे और ये तो अगर नहीं पूरा याद रहे पूरा नाम तो इतना सा याद रख लेना बस, इमोशनल इंटेलिजेंस। और पूरा नाम क्या है इस पुस्तक का? इमोशनल इंटेलिजेंस, आगे वाई इट कैन बेटर मोर देन IQ, IQ मतलब इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया ये इमोशनल इंटेलिजेंस, भाई इट कैन बेटर मोर देन IQ, है ना। ये डैनियल गोलमैन की पुस्तक का नाम है, जिसमें डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को विस्तृत रूप से समझाया है ना, और इसका प्रचार प्रसार किया है। इसीलिए कि प्रचार प्रसार करने के कारण, इसको फैलाने के कारण, इसको समाज के सामने लाने के कारण डैनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का जनक कहते हैं। ठीक है, तो संवेगात्मक या भावात्मक बुद्धि का जनक कौन है? डैनियल गोलमैन है। लेकिन इस संवेगात्मक शब्द को लाया, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लाया कौन? पीटर साल्वे और जॉन मेयर। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है ना। ये तो इसका इतिहास हो गया संवेगात्मक बुद्धि का। अब अगली बात आती है कि संवेगात्मक बुद्धि कहते किसे हैं? संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ, है ना। तो देखो संवेग शब्द लगा, ठीक है दोस्तों। दो बातें मैं बता रहा हूं, उसमें पूरी संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ छुपा हुआ है। वो क्या है? दो बातें सुन ले अच्छे से बस। स्वयं के विचारों को समझना, विचार मतलब संवेगों को समझना, साथ के साथ दूसरों के विचारों को समझना, क्या कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि। समझे आप क्या कह रहा हूं मैं? स्वयं के विचारों को समझना और स्वयं के साथ साथ दूसरों के विचार या भावना या संवेगों को समझना, और समझ करके उनका नियंत्रण करना, या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना, या अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने की क्षमता ही संवेगात्मक बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, जब मैं लिख दूं इसको अर्थ, स्वयं के संवेग या विचार, स्वयं के संवेग या विचारों को समझने के साथ साथ दूसरों के संवेग या विचारों को समझना एवं उनका नियंत्रण करना। ठीक है, अब नियंत्रण करना क्या है? नियंत्रण करना मतलब कि उसके विचारों के अनुसार स्वयं को चला लेना, ये स्वयं के विचारों के अनुसार उसको चला लेना ही नियंत्रण करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे शब्दों में समझते हैं इसको। क्या कह रहा है ये? स्वयं के संवेग विचारों को समझने के साथ साथ दूसरों के संवेगों को समझना। दो बातें हैं इसमें। स्वयं के विचारों को समझना मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे विचार क्या हैं। ठीक है, सामने वाले के बारे में, दूसरों के बारे में मेरे विचार क्या हैं। इसके साथ साथ दूसरे को समझना कि सामने वाले के विचार मेरे बारे में क्या है। ये मेरी संवेगात्मक बुद्धि है ना दोस्तों। यही बुद्धि है
अब इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं कि ये संवेगात्मक बुद्धि ही है जो समाज में हमारे संबंध स्थापित करवाती है। दोस्तों, किसी से हमारी दुश्मनी हो जाती है और किसी से हमारी दोस्ती, किस कारण से? संवेगात्मक बुद्धि के कारण से, है ना। क्यों दोस्ती हमारी किससे हो जाती है? जिसके विचारों को हमने समझ लिया और उसके विचारों को या तो हमने हमारे में समाहित कर लिया या हमने हमारे विचारों को उसमें समाहित कर लिया, तो हम दोस्त बन गए। और यदि हमारे विचार सामने वाले के विचारों से टकरा गए, दोनों में संघर्ष हो गया, दोनों के विचार नहीं मिले, दोनों के संवेग नहीं मिले, तो वो दुश्मन बन गए। ठीक है, तो किससे बनी दोस्ती या दुश्मनी? हमारी संवेगात्मक बुद्धि से। यदि हमारे अंदर संवेगात्मक बुद्धि अच्छी है, ज्यादा है, तो हम एक सामाजिक प्राणी कहलाएंगे, जीवन में हमें सफलता मिलेगी। ये क्वेश्चन को, पॉइंट को अंडरलाइन कर लें। जीवन में सफलता, समाज का सामाजिक प्राणी किससे, या समाज का एक अच्छा प्राणी, उच्च जीवन, ये सारी बातें हमारे अंदर किससे आती है दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि से। एक उदाहरण दे दूंगा आपको। हम हमारी बिटिया का संबंध करने जाते हैं, ठीक है, क्या हम किसी के भी पास चले जाते हैं क्या संबंध करने? या फिर किसी से भी हमारे बेटी का संबंध हो जाता है क्या? ना तो संबंध होता है और ना ही हम किसी से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी घर में हमारी बेटे का संबंध करना चाहते हैं जिस घर के विचार हमारे विचारों से मिलते जुलते होते हैं। तो किससे मिले वो? ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण ले लें, क्योंकि बस इसको समझना आपका पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा। एक उदाहरण और ले लें कि एक क्वेश्चन, उदाहरण क्या, वो क्वेश्चन भी आता है और वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति का शिक्षक बनना क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है या फिर बुद्धि लब्धि है? बुद्धि लब्धि मतलब बुद्धि लब्धि क्या है? IQ, है ना। और संवेगात्मक बुद्धि क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, या इसी को कहते हैं EQ, मतलब इमोशनल क्वेश्चन। ये बताऊंगा अगले इसी वीडियो में आगे। EQ और IQ दो शब्द है। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि एक व्यक्ति का टीचर बनना कौन सी बुद्धि है? EQ है या IQ है? IQ है ना। क्या है वो? इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि, मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता है, वो अच्छा उच्च बुद्धिमान है ना। जिसको अपन कहते हैं अरे वो तो प्रतिभाशाली है, टीचर तो बन ही जाएगा, तो वो IQ है उसकी। लेकिन तो क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति का टीचर बनना IQ है, और उस टीचर का अच्छा टीचर बनना, उस शिक्षक का अच्छा शिक्षक बनना, वो क्या उसकी EQ है। आपने बहुत से शिक्षकों को देखा होगा कि पढ़ाने में बहुत अच्छे है ना, सब्जेक्ट कमांड उनका बहुत अच्छा है, इसका मतलब उनका IQ लेवल अच्छा है, लेकिन वो एक अच्छे शिक्षक नहीं है। ना तो बच्चों में वो प्रशंसनीय है, ना समाज उनको सम्मान देता है, ना कहीं और उसे सम्मान मिलता है। इसका मतलब उसमें IQ तो उच्च लेवल की है, EQ लेवल उसका गिरा हुआ है, EQ उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि EQ ही दो व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब क्लियर हुआ EQ क्या है? EQ क्या है? दोबारा से सुनना इसी बात को। स्वयं के संवेगों को समझने के साथ साथ दूसरों के संवेगों को समझना या नियंत्रण करना ही EQ है, संवेगात्मक बुद्धि है। और यही परिभाषा दोस्तों किसने दी है? डैनियल गोलमैन ने। ये जो मैंने परिभाषा लिखे ना अर्थ के रूप में, किसकी परिभाषा है? डैनियल गोलमैन की परिभाषा। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इस अभी व्याख्या में एक क्वेश्चन पूछ लिया और ये मैंने बताया कि जीवन में उपलब्धि प्राप्त करना, टीचर बनना उपलब्धि तो है, RAS IAS बनना उपलब्धि है, तो उपलब्धि प्राप्त करना तो किस पर डिपेंड है दोस्तों? IQ।
लेकिन उच्च स्तर का जीवन जीना, एक सामाजिक जीवन जीना, है ना, जीवन में सफलता प्राप्त करना, ये किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? EQ, है ना। तो उपलब्धि लेवल तो IQ से, है ना। और उच्च सामाजिक जीवन या फिर एक समाजीकरण, है ना, अच्छे संबंध, ये किस पर निर्भर करता है? EQ पर निर्भर करता है। ठीक है। और इसी क्रम में आगे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जीवन में, एक मानव के जीवन में 80% सफलता, कितनी प्रतिशत? 80% सफलता मिलती है दोस्तों EQ से। किससे? EQ से। EQ चल रहा है ना आपका, संवेगात्मक बुद्धि, EQ, है ना, इमोशनल क्वेश्चन। तो 80% सफलता में किसका योगदान होता है? EQ का। और जो हम IQ कहते हैं ना, ये IQ से केवल 20% सफलता मिलती है। तो IQ का तो कोई महत्व नहीं है जीवन, क्योंकि हम हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, एक सामाजिक बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सामने वाला हमारा सम्मान करे और हम उसका सम्मान करें। ये सब कुछ किससे होगा दोस्तों? EQ से होगा, है ना। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए स्पेशल जोड़ा है संवेगात्मक बुद्धि का, कि हम शिक्षक होने के नाते हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा EQ विकसित करें, ताकि हम एक शिक्षक होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ शिक्षक बन करके सामने आए। ठीक है दोस्तों, EQ का अर्थ समझ गया। अब आगे देखते हैं हम EQ की कुछ छोटी छोटी सी विशेषताएं हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहली विशेषता क्या है कि एक तो मैंने बता दिया, पहली विशेषता EQ की या संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता, है ना। जैसे पहला कि EQ स्वयं के मनोभाव, है ना, मनोभाव वही संवेग या भावना है, स्वयं के मनोभावों के साथ साथ दूसरों के मनोभावों को समझने एवं उनका समायोजन, क्या समायोजन करने में सहायता देती है। ठीक है, पर स्वयं को समझती है और दूसरों को समझती है। दूसरी विशेषता क्या है इसमें कि EQ से हम अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखते हैं, है ना। देखा हम इसको कैसे नियंत्रण करते हैं कि हमें क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन यदि हमारे अंदर EQ ज्यादा है तो हम अपने क्रोध पर तुरंत कंट्रोल कर जाते हैं। किशोरावस्था तक EQ कम होती है, तो आप देखते होंगे कि क्रोध उनको बहुत ज्यादा आता है, और क्रोध तो सभी को आता है लेकिन वो प्रकट कर देते हैं। इसका मतलब वो नियंत्रण करना नहीं सीखे। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है EQ की मात्रा बढ़ती जाती है और हम अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखते जाते हैं, या संवेगों पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण करना हम सीखना प्रारंभ करते हैं। तो EQ हमारे संवेगों पर नियंत्रण करती है। तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों इसकी? व्यवहारिक जीवन में सफलता। और क्या है तीसरी विशेषता? मैंने अभी बता दिया ये आपको, व्यवहारिक मतलब सामाजिक जीवन। EQ की तीसरी विशेषता व्यवहारिक जीवन में सफलता दिलाती है। व्यवहारिक जीवन में सफलता दिलाती है कौन? EQ। व्यवहारिक मतलब सामाजिक जीवन में, है ना। देखो ये व्यवहारिक जीवन नहीं है हमारा कि हम एक अच्छे अधिकारी बन गए, है ना, हम बहुत बड़े व्यापारी बन गए, या हम एक नेता बन गए। नेता तो कोई बन सकता है, व्यापारी कोई बन सकता है, पैसे वाला कोई बन सकता है, ये उसके विशेष क्षेत्र है ना।
लेकिन एक व्यवहारिक क्षेत्र क्या है, एक सामाजिक क्षेत्र क्या है, समाज का एक अच्छा प्राणी बनना। ठीक है, मैंने उदाहरण दे दिया कि शिक्षक तो बन गए आईक्यू से, लेकिन अच्छे शिक्षक बने कि नहीं ये किस पर निर्भर करेगा, ईक्यू पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो व्यवहारिक जीवन में सफलता किससे मिलती है, हमें ईक्यू से मिलती है। अगली विशेषता, और जो इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों इस अगली विशेषता को, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्या है वो अगली विशेषता, ईक्यू प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए तो देखो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में, किसी में कम और किसी में ज्यादा, और इसीलिए कोई समाज का अच्छा प्राणी होता है, कोई नहीं होता है ना, कोई बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब उसमें ईक्यू ज्यादा है। जैसे समाज सुधारक, धर्म सुधारक, ईक्यू की मात्रा ज्यादा है उनमें, है ना, चोर डकैत, ईक्यू की मात्रा कम है उनमें। तो कुल मिलाकर ईक्यू व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, व्यवहारिक बनाती है, किसी को कम और किसी को ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में ईक्यू की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, अगला और देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट विशेषता अगली भी, वो क्या है कि ईक्यू जन्मजात होती है ना, ईक्यू जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, किंतु अब आगे देखें, किंतु क्या हो सकता है, इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता। दो बातें हो गई कि ईक्यू होती तो वंशानुगत है, जन्मजात है, लेकिन उस बालक को, उस व्यक्ति को जैसा उसे वातावरण मिला, घर का वातावरण, समाज का वातावरण, स्कूल का वातावरण, पड़ोस का वातावरण, मित्र मंडली का वातावरण, रिश्तेदारों का वातावरण, उसका जिस प्रकार से उससे वातावरण मिलता है, मान लो अच्छा वातावरण है उसका, अच्छा पर्यावरण, उसका घर का माहौल बहुत अच्छा है, सभी लोग घर के, परिवार के, समाज के, पड़ोस के एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें भी ईक्यू की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो यूं कह दें, वातावरण का मतलब ईक्यू में हम शिक्षण से, प्रशिक्षण से, प्रयास से, अभ्यास से ईक्यू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो आप देखें कि आज दुनिया का पूरा समाज शिक्षा पर जोर देता है कि हमारा हर बालक, दुनिया का हर बालक पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड बालक में ये कहा जाता है कि ईक्यू ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, तो ईक्यू क्या है, जन्मजात है, किंतु वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। ये छोटी छोटी कुछ विशेषताएं होती है दोस्तों। और एक और लास्ट विशेषता इसकी क्या है कि ईक्यू से, अंतिम विशेषता ईक्यू की वो क्या है दोस्तों, व्यक्ति में धैर्य, साहस, क्षमा जैसे गुणों का विकास होता है, गुणों का विकास होता है। क्यों होगा भाई? धैर्य, साहस, क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, है ना, धैर्य रखना, साहस रखना। क्यों होंगे सब ईक्यू से? क्योंकि ईक्यू हमारे संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाती है। ये इससे पहले की विशेषता में आ गया कि ईक्यू से हम अपने आप के संवेगों पर नियंत्रण करना सीखते हैं और दूसरों के संवेगों को भी कंट्रोल करना सीखते हैं, है ना। और यही नियंत्रण, यही कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर धैर्य, साहस जैसे गुण विकसित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ईक्यू की कुछ विशेषताएं थी, है ना। और अंत में विशेषताओं में ये भी ध्यान रखना,
एक जैसे सामान्य सी एक बात हमारे मुंह से निकल जाती है कभी कभार, वो क्या है वो बात, दिल से नहीं दिमाग से। एक तो ये होता है ना, कहते हैं ना हम, दिल से नहीं दिमाग से, है ना। और एक और कहते हैं हम क्या, जोश में होश। अब तुम खुद बताओ, ईक्यू दिल है या दिमाग है? बताओ, चलो मुझे कमेंट में डाल देना। इस बात को मैं छोड़ रहा हूं, है ना। दोनों इसका उत्तर खुद ढूंढोगे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, चलो मुझे कमेंट डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, नहीं डालो, नहीं बता पाओ, मैं उत्तर ऑप्शन दे रहा हूं कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ईक्यू दिल है या दिमाग है, ठीक है। अब दूसरा इसी पर क्वेश्चन कि ईक्यू और आईक्यू दो शब्द है, ईक्यू और आईक्यू। ईक्यू मतलब संवेगात्मक बुद्धि और आईक्यू मतलब बौद्धिक लब्धि, जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो इन दोनों में दिल क्या है और दिमाग क्या है, ईक्यू और आईक्यू दोनों में से उत्तर देना, ठीक है। देना कमेंट्स में, वरना फिर अगर खुद नहीं दे पाओ तो कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, आज नहीं बताऊंगा, है ना। अगला जोश में होश। अब जोश ईक्यू है या होश ईक्यू है, ये भी आप बताओ। जोश में होश, है ना। ये वाक्य पूरा क्या है कि ईक्यू जोश में होश खोने से रोकती है। अब आप मुझे बताएंगे कि ईक्यू जोश है या ईक्यू होश है, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी, ईक्यू, है ना। अच्छा शब्द है, अच्छा टॉपिक है ईक्यू। अब आगे देखते हैं हम क्या कि ईक्यू के कारक, लास्ट स्टेप है ईक्यू का, ईक्यू के कारक, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ईक्यू। ईक्यू के कारक, है ना दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। केवल ईक्यू के कारक और केवल नाम याद रखना, ईक्यू के कितने कारक हैं दोस्तों, कितने कंपोनेंट्स हैं ईक्यू के, 5 हैं, है ना। केवल 5 के बस आप नाम याद रखना कौन कौन से, ठीक है दोस्तों। अब पहला जो कारक मैं बता रहा हूं बस उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कारक है ईक्यू का दोस्तों, परानुभूति, है ना। बस इसी को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। परानुभूति, एम्पैथी, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, एम्पैथी, है ना दोस्तों। अब इसमें बस इतना याद रखना कि परानुभूति है ये, सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति नहीं है दोस्तों। आज से याद रखना, हमारी साइकोलॉजी में, हमारी मनोविज्ञान में या हमारी इस ईक्यू में, संवेगात्मक बुद्धि में सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं है ना। तो ऐसा मत समझ लेना क्वेश्चन आ जाए परानुभूति का तो ये मत मान लेना कि ये तो पेपर में मिसप्रिंट हो गई होगी, सहानुभूति होगा, ये सहानुभूति नहीं है। क्योंकि सहानुभूति है सिंपैथी और ये क्या है, परानुभूति, इम्पैथी, है ना। और सहानुभूति और परानुभूति में बहुत अंतर होता है दोस्तों। देखो सहानुभूति केवल दिखावा होता है ना। जैसे किसी को दुख हो रहा है, हमने दूर से कह दिया कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, ऐसा क्या मिल गया ये कहने से उसको अच्छा हो, मतलब वो अच्छा हो गया क्या, उसका दुख दूर हो गया क्या, नहीं। तो ये दिखावा क्या है, सहानुभूति है। और परानुभूति क्या है, देखो सोचो, अर्थ संधि विच्छेद करो, परानुभूति, पर प्लस अनुभूति, पर मीन्स दूसरा, मतलब दूसरे जैसा ही अनुभव करना, परानुभूति। तो सामने वाले को दुख हो रहा है तो दिल से हम भी दुखी हो जाए,
वो है परानुभूति। और सहानुभूति क्या है? सह प्लस अनुभूति, मतलब वो दुख हो रहा है तो हमने भी दुख प्रकट कर दिया केवल सहायक के रूप में, सह, है ना। तो और जैसे उसके सामने से हम हटे, हमने हमारे दुख को खत्म कर दिया और हम जोर जोर से हंसने लग गए, करे बढ़िया रहा, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये सहानुभूति है ना। और परानुभूति हमेशा दिल की गहराइयों से जुड़ी होती है। दोस्तों मैं तुम्हें एक उदाहरण समझा दूँ सहानुभूति परानुभूति का जल्दी से, कि जब घर में डेथ होती है ना किसी की, तो घर वाले तो जो घर के सदस्य होते हैं और उन घर के सदस्यों के साथ जो घर के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं वो तो परानुभूति प्रकट करते हैं, और जो दूर के रिश्तेदार होते हैं या दूर के पड़ोसी होते हैं या केवल दूर के परिचित होते हैं वो सहानुभूति प्रकट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो समझ गया परानुभूति और सहानुभूति। और हमारी जो ये EQ है, संवेगात्मक बुद्धि है, ये क्या प्रकट करती है दोस्तों? परानुभूति प्रकट करती है, सहानुभूति नहीं। तो पहला कंपोनेंट्स क्या है? परानुभूति, है ना। दूसरा देखा, दूसरा तत्व क्या है? स्व जागरूकता। दूसरा स्व जागरूकता, स्व जागरूकता, ठीक है, स्व जागरूकता। और तीसरा है मनोदशा, मनोदशा प्रबंधन, मनोदशा प्रबंधन। चौथा है स्व प्रेरणा, स्व प्रेरणा, ठीक है दोस्तों। और पांचवा है सामाजिक प्रबंधन, सामाजिक प्रबंधन। ये 5 संवेगात्मक बुद्धि के 5 कारक, 5 तत्व या 5 कंपोनेंट्स, है ना। इनमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनको बस केवल ये 5 शब्द याद रख लेना। क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से परानुभूति का कौन सा कारक नहीं है, तो आप देख लेना इनके अलावा जो भी आए वो कारक इसका नहीं है। और उसमें जरूर उत्तर क्या आएगा? एक ऑप्शन सहानुभूति, तो सहानुभूति कारक नहीं है। ठीक है, तो 5 हो गए, परानुभूति, स्वजागरूकता, मनोदशा, मनोदशा प्रबंधन, माइंड सेट, माइंड सेट होता है ना, माइंड सेट पहले से ही। मनोदशा प्रबंधन मतलब अपनी खुद की दशा का प्रबंधन कर लेना, है ना, कि मेरे विचार सामने वाले के बारे में ऐसे हैं, मनोदशा प्रबंधन, है ना। स्व जागरूकता मतलब स्वयं के प्रति जागरूक रहना, स्व प्रेरणा स्वयं से प्रेरित होना, और सामाजिक प्रबंधन मतलब अपने आप का समाज के साथ प्रबंधन कर लेना है, समाज के साथ समायोजन कर लेना। ये 5 तत्व हैं इसके संवेगात्मक बुद्धि के। इन 5 को आप याद रखना, ये 5 ही तत्व एक व्यक्ति में EQ की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जो संवेगात्मक बुद्धि है उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, आप खुद याद करें। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जीवन में सफलता, जीवन में सफलता कौन सी बुद्धि से मिलती है? तो मैंने अभी बताया था आपको कि 80% सफलता जीवन में किससे मिलती है दोस्तों? EQ से, है ना। और 20% सफलता मिलती है IQ से, है ना। अब आपको देख लेंगे जीवन में सफलता किससे मिलती है? हमें EQ से मिलती है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि हम IAS बन गए, वो तो हमारी उपलब्धि है, वो हमारी एक विशिष्ट उपलब्धि है ना। सफलता का मतलब है कि हम समाज के एक अच्छे प्राणी बन गए, एक हम सामाजिक प्राणी बन गए, उसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जीवन जीने का उद्देश्य केवल IAS या RAS शिक्षक बनना नहीं है हमारे, क्यों? वो तो एक हमारे केवल जीवन को चलाने का उद्देश्य है। जीवन जीने का उद्देश्य तो हमारा क्या है? हमारे जीवन जीने का उद्देश्य दोस्तों समाज का एक अच्छा प्राणी बनकर जीवन जीना। और वो समाज का अच्छा प्राणी हम किससे जीते हैं? EQ से।
ठीक है, बस आपको एक उदाहरण याद रखना, मैंने दे दिया आपको कि एक शिक्षक बनना IQ है और एक अच्छा शिक्षक बनना EQ है। इससे आपकी सारी समस्या EQ से संबंधित हल हो जाए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में एक बात और बता दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन है आपके सामने, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है यह बताएगी। और यहां मैंने ऑप्शन है आपके सामने, इसमें EQ या IQ, मतलब इन दोनों में से आपको भरना है ना। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है यह बताएगी डॉट 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 EQ या IQ, दोनों में से बताना। फिर आगे देखें इसी में, जबकि वह अपनी बुद्धि का कितने अच्छे ढंग से उपयोग करता है यह बताएगी। फिर रिक्त स्थान है ना, और वही ऑप्शन EQ या I। बताओ, चलो मैं ही बताऊंगा और उनके भी उत्तर मैं बता रहा हूं। जो मैंने पूछे थे ना आपसे, क्या पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपसे कि दिल से या दिमाग से। मैंने डाला था आपको क्वेश्चन कि दिल से या दिमाग से, इसमें EQ कहां पर और IQ कहां पर है। तो दोस्तों दिल से इसमें EQ है और दिमाग से उसमें IQ है ना। मतलब जब हम दिमाग से काम लेते हैं तो IQ, और जब हम दिल से काम लेते हैं तो EQ, है ना। और एक और क्वेश्चन पूछा मैंने, जोश में होश, मतलब EQ जोश में होश खोने से रोकती है। तो क्या उत्तर आया उसका, EQ। मतलब जोश में होश खोने से कौन रोकती है, EQ रोकती है। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है यह बताएगी। बुद्धि शब्द आ रहा है तो बताओ EQ या IQ, हाँ कितना बुद्धिमान है। जैसे एक बालक ने 10th में मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स प्राप्त किए, IQ से या EQ से, है ना। या यूं कह दें कि शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षा में सफलता IQ से या EQ से, खुद सोच लें किससे मिलेगी, IQ से। ठीक है, आगे देखें, जब तो इसका उत्तर क्या आ गया, IQ। जबकि वह अपनी बुद्धि का कितने अच्छे ढंग से उपयोग करता, अच्छा शब्द आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा, है ना। अब देखें कि 10th में मैथमेटिक्स में 95% प्राप्त किए IQ से, लेकिन उस गणित का उपयोग उसने अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में कितने अच्छे ढंग से किया, यह डिपेंड करेगा उसकी EQ पर। ठीक है, तो दोस्तों EQ, कुल मिलाकर EQ हमें जीवन में सफलता दिलाती है, सामाजिक प्राणी बनाती है, एक अच्छा नागरिक बनाती है, एक विश्व का एक अच्छा नागरिक बनाती है, ये एक समाज सुधारक बनाती है, एक धर्म सुधारक बनाती है। ये सब कुछ किस पर होता है दोस्तों, EQ पर होता है ना। अब जैसे ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब लास्ट में आपने जब मैंने आपको बुद्धि मापन पढ़ाया था और बुद्धि मापन में IQ पढ़ाई थी, IQ है ना। IQ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट, है ना। IQ की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट, मतलब बुद्धि लब्धि। ये आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो नोट कर लें, इसको याद रखना, क्वोशिएंट
QUATIENT, क्योंकि वो जब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दे देता तो यहाँ क्या देगा, एक ऑप्शन क्वालिटी, जो अपनी मेरी कोचिंग का नाम है ना। लेकिन IQ में क्वालिटी नहीं है, IQ में क्या है, क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, ठीक है। ऐसे ही EQ क्या हो गया, EQ इमोशनल क्वेश्चन, है ना, मतलब संवेगात्मक बुद्धि, है ना, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, इमोशनल क्वेश्चन। अब जैसे IQ का सूत्र क्या था, IQ निकालने का MA/CA मल्टीप्लाई 100, यही था ना। अब EQ का भी सूत्र है, तो EQ कैसे निकालते हैं, EQ बराबर, तो दोस्तों वहां MA था, क्योंकि वहां मेंटल एज था, यहाँ क्या हो जाएगा, इमोशनल एज, तो EA/CA मल्टीप्लाई 100, है ना। और यदि ये सूत्र आपको नहीं मिले ऑप्शन में, तो फिर क्या आएगा, या EI/CA मल्टीप्लाई 100, ठीक है। EA का मतलब क्या है, इमोशनल एज, मतलब संवेगात्मक आयु, है ना। और CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु, है ना। वास्तविक आयु में आपको उस समय बता चुका हूं, बुद्धि लब्धि। वास्तविक आयु, तैथिक आयु किसे कहते हैं, जन्म से लेकर के आज तक की आयु क्या कहलाती है, CA क्रोनोलॉजिकल एज, ये वास्तविक आयु, तैथिक आयु, है ना। इसी को कहते हैं काल क्रमणिक आयु, मतलब जन्म से और आज तक हमने जो उम्र प्राप्त की वो है, ठीक है। तो इमोशनल एज हो गया और CA क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पर EI यदि आता है तो इसका आ जाएगा EI का इमोशनल इंटेलिजेंस बटे वही CA क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो ये EQ निकालने का सूत्र होता है, EA/CA × 100, ये EI/CA × 100, ठीक है दोस्तों। ये आज हमारा एक अलग से विशेष टॉपिक था, आपके रीट में फर्स्ट ग्रेड में अलग से टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, या भावात्मक बुद्धि। तो दोस्तों बस ये आपका टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि, दैट्स ऑल, थैंक यू। और लास्ट में हाँ एक बात और, कि आज अभी से हमारा बुद्धि टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, यद्यपि और नोट्स के अनुसार तो बुद्धि टॉपिक हो गया, लेकिन कुछ अलग और मैं एक वीडियो में बुद्धि के बारे में आपके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कल अगला वीडियो मेरे बुद्धि से रिलेटेड होगा। कल मैं लास्ट वीडियो के रूप में आपके बुद्धि टॉपिक को समाप्त करूंगा। दोस्तों पूरी कोशिश की है मैंने कि बुद्धि को एक एक शब्द को आपको समझा दूं, ताकि दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता कहीं से भी ना पड़े, ठीक है। और आप पर ये निर्भर होता है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होंगे, बशर्ते कि मेरे वीडियो को PDF को अच्छे से सुनोगे और पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सॉरी, आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए नहीं ला पाया। कल मैं आज के कल के टॉपिक में क्वेश्चन बताऊंगा 5, और पिछले 2 टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको आज PDF में मिल जाएंगे, और कल मैं उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ दूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। और आज के टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको कल के टॉपिक के साथ पूछूंगा और PDF में भेजूंगा। धन्यवाद।